हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, इस प्रश्नों का आज विश्लेषण होगा काफ़ी डिस्कशन के साथ। तो ख़ास करके आज जो हमारा जो टॉपिक होगा, इस ईयर जो हिंदी में जो प्रश्न पूछा गया था उनका आज विश्लेषण होगा। चलिए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? दोस्तों, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पूछेगा कि कौन-कौन होता है, तो आपको बताना है। कर्ता ने कर्म को, हम चिन्ह के साथ आपको बता रहे हैं। कर्ता, इसका कारक चिन्ह पूछेगा क्या होता है, तो कर्ता ने होता है। कर्म का पूछेगा तो कर्म को होता है। करण से पूछेगा तो करण से होता है। संप्रदान का पूछेगा तो को के लिए क्या होता है, को के लिए होता है। अपादान से पूछेगा तो अपादान से भी से होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि अपादान वाला जो होगा वो जुदाई के सेंस में होगा या अलगाव के स्थिति में होगा। जैसे कहेगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता गिरकर क्या हो गया, वृक्ष से अलग हो गया, तो यहाँ पर जुदाई का सेंस है, अलगाव का सेंस है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपादान कारक होगा। जैसे कहेगा मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो मिलने आऊँगा तो अलग थोड़ी हो रहा है, तब आपको करण कारक बताना, क्योंकि दोनों का से होता है। जब अलगाई का जुदाई का सेंस हो तब आपको क्या बताना है, या अलगाव का सेंस हो तब आपको अपादान बताना है। संबंध का के की क्या बताना है, संबंध का के की। और अधिकरण में पर संबोधन अजी अहो अरे, तो ये किसका चिन्ह होता है, कारक का चिन्ह होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको शुद्ध वाक्यों को ढूंढना है। तो चलिए हम लोग शुद्ध वाक्यों को ढूंढते हैं। तो पहला है, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। और इसका यही वाक्य दोस्तों शुद्ध है। और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, तो ये शुद्ध है। अब गलत क्या सब है, तब शायद वह अवश्य आएगा। यही बात अगर शुद्ध होता तो लिखा हुआ रहता तब वह अवश्य आएगा। जब वो अबे करेगा तो शायद मतलब क्या, कंडीशन क्या लगाना है, जब वो अबे करेगा तो निश्चित है कि वो आएगा। तो शायद मतलब क्या हो गया, कन्फर्म नहीं है, तो शायद क्यों लगेगा। फिर अगला है, तब इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। अगला है, यह बात कोई को मत करना, मतलब यह बात किसी को मत कहना। अगर ऐसा रहता तब ये सही होता, लेकिन क्या है, यह बात गलत है। यह बात क्या लिख दिया है, यह बात कोई को मत कहना, ऐसा तो नहीं है, यह बात किसी को मत कहना। अगर होता तो यह सही होता। फिर कहता है, सड़क में भीड़ जुट गई। सड़क में क्या, सड़क में घुस गया क्या, नहीं, सड़क पर भीड़ जुट गई। अगर ऐसा रहता तो यह सही होता। तो क्या हो गया, हमको शुद्ध न खोजना था, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये तीनों गलत लिखा हुआ है, एक ही नंबर सही लिखा हुआ है। पंडित नेहरू ने सोचा था कि स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। और पत्थर, और इसके बारे में अगर बात करें तो एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो विरोधाभास अलंकार में दोस्तों आपको पहचानने का नियम, विरोध न होते हुए भी आपको विरोध का स्वर सुनाई देगा। जैसे कहेगा कि प्रेम एक मीठा जहर है। क्या कहेगा, प्रेम एक मीठा जहर है। तो एक तरफ प्रेम को क्या बता रहा है, अच्छा भी बता रहा है, एक तरफ प्रेम को जहर भी बता रहा है। तो कहीं न कहीं इस वाक्य में विरोध भी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, विरोधाभास अलंकार इसको हम लोग कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो शब्द वाक्य और अर्थ में चमत्कार ला देता है, अर्थात कहे उसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के दोस्तों 3 भेद होता है। कितना भेद होता है? 3 भेद होता है। एक को कहते हैं शब्दालंकार, फिर कहते हैं अर्थ अलंकार, फिर कहते हैं उभय अलंकार। यही 3 प्रकार का भेद अलंकार का होता है। तो चौथे नंबर का प्रश्न हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं 5वें नंबर के प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है,
संज्ञा के कार्य करने वाले पद को क्या कहते हैं? दोस्तों संज्ञा के कार्य करने वाले पद को हम लोग संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए हम लोग संज्ञा पदबंध के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए, परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पर छात्र भी है और क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। और हमारे मकान में रहने वाला किराएदार कमरा खाली करके चला गया। एक किराएदार एक शब्द है और उसके मकान में रहने वाला कोई व्यक्ति है, तो दोनों क्या संज्ञा का ही रिपीटेशन हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ संज्ञा पदबंध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होई। इस पंक्ति में पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। दोस्तों इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। चलिए हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में जाने। जिस प्रकार दीपक के जलने से तेल समाप्त होता है, दीपक मतलब क्या होता है कि ढिबरी होता है, जिसको देहाती भाषा में डिबिया कहा जाता है। तो जब ये जलता है दोस्तों क्या होता है, उनका तेल समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार एक बुरा पुत्र संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है। अगर पुत्र अच्छा हो तो संपूर्ण कुल का इज्जत बढ़ा देता है। अगर पुत्र ही खराब निकला तो पूरे खानदान के इज्जत को डुबा देता है। यहाँ प्रस्तुत दीप के जलने में अप्रस्तुत बुरे पुत्र का आरोप किया गया है। यहाँ दीप का 2 अर्थ निकल गया। एक दीप का अर्थ निकल गया दीपक, और एक का अर्थ निकल गया कि बुरा पुत्र जो होगा वो पूरे दीप को ख़त्म कर देगा। तो जब एक ही शब्द का अनेक अर्थ निकले तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको अगर कहूँ कि जब से आँख लगी है तब से आँख न लगी है, तो जब से आँख लगी है तब से आँख न लगी है, कहने का मतलब हुआ कि जब से आँख लगी है मतलब जब से किसी को प्रेमिका से प्रेम हुआ है तब से वो सो ही नहीं पाया है। तो यहाँ पर दोस्तों आँख लगना का 2 बार अलग अलग अर्थ हो गया। जब एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ निकलेगा तो हम लोग वहाँ क्या कह देंगे कि श्लेष अलंकार होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों रस सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भरत मुनि के अनुसार पूछेगा कि रस की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। चलिए पढ़ते हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि को कहा जाता है। इनके अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है? तब आपको बताना है कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ और आपको इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि अगर आपको मेरा वीडियो समय से पहले मिलता रहे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अपलक नवनील नयन विशाल में कौन अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है कौन सा अलंकार होगा? क्या अनुप्रास अलंकार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यमक भी नहीं होगा। उपमा भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें क्या है? प्रस्तुत वाक्य अल्पम नयन विशाल में रूपक अलंकार है। यहाँ आकाश उपमय पर अपलक नयन उपमा का अभेद करता है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, ऑप्शन ए में नहीं है। तो इस प्रकार इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। दोस्तों रोज क्लास का PDF हमारा टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से चाहे तो आप वीडियो का PDF ले करके आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को खोजना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यही वाक्य दोस्तों क्या है? अशुद्ध है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका शुद्ध क्या होगा। अगर ऐसा लिखा रहता कि गया में कई दर्शनीय स्थल है तब ये सही हो जाता। यहाँ क्या कहता है? कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो ये गलत लिखा हुआ है। तो यही बिल्कुल आपका गलत कह रहा है चुनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वरजा युद्ध में कौन सा समास होगा? दोस्तों वरजा युद्ध में बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों बहुव्रीहि समास जो होता है दोस्तों, दो शब्दों को अगर हम शब्दों को अगर जोड़े तो कोई तीसरा अर्थ आता है। क्या आता है? कोई तीसरा अर्थ आता है।
तो एक शब्दों का कोई दूसरा अर्थ आ जाए, जैसे अगर हम आपको कहे दशानन, क्या कहे दशानन, तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि दशानन जिसका 10 मुख होता है, तो अर्थात कौन है, रावण का बात किया जा रहा है। अर्थात दशानन में कौन समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगर मैं आपको अगर बात कहूँ तो एक दंत, दोस्तों एक दंत में दोस्तों जिसका एक दांत हो, एक दांत किसका होता है, तो कोई तीसरा वर्ड आ जाता है, कोई दूसरा वर्ड आ जाता है, तो एक दांत किसका होता है दोस्तों, गणेश जी का होता है। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कह देगा पांचाली, क्या हो जाएगा, पांचाली, जैसे पंचाली दिमाग में आता है दोस्तों, तो ऐसा ना सोच लीजिए पांचाली में संख्या है तो ये द्विगु समास होगा, क्योंकि 5 लगा हुआ है। लेकिन जब भी हम पंचाली बोलते हैं दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आपका दिमाग में आता है कि जिसका 5 पति हो, यानी 5 पतियों की स्त्री किसको कहा जाता है, पांचाली को कहा जाता है। तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कहेगा चंद्रशेखर, तो आपका दिमाग में आएगा जिसका सिर पर हो चंद्रमा, तो आप दिमाग लगाइएगा ऐसा कौन सा है, क्या है इस धरती पे जिसका सिर पर चंद्रमा है, तो आप कहिएगा कि भगवान शंकर है। तो इस प्रकार आपको कौन सा इसमें समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास होगा। ऐसा जब भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा। त्रिनेत्र कहेगा तो न सोचिएगा कि 3 गो आँख है तो द्विगु होगा, आपको सोचना है कि 3 आँख दुनिया में किसका है, भगवान शंकर का है। तो भगवान शंकर का है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, तेजस एक्सप्रेस हवा से बातें करती है, तो इस वाक्य में हमें हवा से बात करना का क्या अर्थ होता है। दोस्तों हवा से बात करना का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत तेज़ दौड़ना। क्या होता है, बहुत तेज़ दौड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, और जैसे मैं कहूँ हवा से तेज़ दौड़ना, जैसे बाबा भारती का घोड़ा हुआ करता था, वो काफ़ी तेज़ दौड़ा करता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था, वो 12 फीट नाला को दोस्तों पार कर गया था, काफ़ी तेज़ दौड़ने में रफ्तार था। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध वाक्यों को ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं, तुमने अपनी कलम खो दी, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको गलत को ढूंढना है। उसके आँख से आंसू निकल पड़ा, दोस्तों यही गलत है। अगर यही रहता कि उसके आँख से आंसू निकल पड़ा, तो हमको क्या करना है, वाक्य अशुद्ध खोजना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके आँख से आंसू निकल पड़ा, तो उसके आँख से आंसू निकल पड़ा वाक्य अशुद्ध है। और इसका शुद्ध वाक्य जो होगा, आँख से आंसू निकल पड़ा, क्या हो जाएगा, उसके आँख से आंसू निकल पड़ा। तो ये वाला राइट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर बी। वह अपने आप चलता जा रहा था, तो ये भी गलत है। ये अच्छा फल नहीं है, ये भी गलत है। तो ये भी सही है, दोनों सही है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। दोस्तों साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का जो रचयिता है वो कौन हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, पंडित जगन्नाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सॉरी दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ, क्या हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यह रचना पूछेगा कब लिखा गया है, तो 1384 ईस्वी में लिखा गया था, पंडित विश्वनाथ द्वारा, आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखा गया था। चलिए, ये जीवन क्या है, निर्झर है में कौन अलंकार है। दोस्तों ये जीवन क्या है, निरंजर है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो जिसमें जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार की अगर पहचान की बात किया जाए, तो प्रस्तुत पंक्ति यह जीवन क्या है, निर्झर है, इसमें रूपक अलंकार है, ये बात तो हम जानबे करते हैं। यहाँ जीवन को ही निर्झर कहा गया है। जहाँ उपमा या उपमान निषेध रहित आरोप करता है, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, वाक्यों को गद्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। तो हमको उतना पढ़ने का फुर्सत नहीं है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन भैया क्या कहता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, गद्यांश में वर्णित प्रस्तुत नदियाँ निम्न में से कौन सी है। इसमें कौन सी नदी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी नदी के बारे में आ रही है। पूरब में बांग्लादेश है, गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाती है। तो यहाँ पर देखिए कौन नदियाँ के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि गंगा के बारे में बात किया गया, यमुना, गोदावरी सभी के बारे में बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाती है।
ये गद्यांश में भी हमने देखा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में सभी का प्रश्न सभी नदियाँ का जिक्र किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में है, नीरव का संधि विच्छेद है। दोस्तों नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह जोड़ रब होगा, क्या होगा, निह जोड़ रब होगा। तो ऑप्शन नंबर निह में देखिए यहाँ पर दुर्घीकार है, तो ये नहीं, नहर्षिकार है, निह जोड़ रब हो जाएगा, विसर्ग वाला ह होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पूछेगा कि नीरव में दोस्तों पूछेगा कि कौन सा संधि है, तो आपको बताना है, जब भी आपको विसर्ग दिखे तो आपको बताना है कि इसमें विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है, आपको ये भी बात याद रखना है। और दोस्तों अगर नीरज होगा, जैसे पूछेगा सरोज में दोस्तों कौन सा संधि विच्छेद होगा, कौन सा संधि होगा, तो आपको बताना है कि सहजोड़ रोज हो जाएगा। इसमें भी कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों विसर्ग आता है। चलिए पढ़ते हैं विसर्ग संधि के बारे में। यहाँ पर आप जान सकते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो विसर्ग संधि के बारे में यहाँ दिया हुआ है। कहाँ चला गया थोड़ी दोस्तों, चलिए विसर्ग संधि के बारे में यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया। चलिए नीरव का संधि विच्छेद निह जोड़ रब है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए अगला शब्द है, अनुशासन शब्द का विशेषण होगा। तो अनुशासन एक शब्द है और इनका विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका विशेषण हो जाएगा अनुशासित। क्या हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा। खुद लीजिए, आपको ऑप्शन में कहाँ अनुशासित शुद्ध सिद्ध लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में अनुशासित शुद्ध सिद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए द्रुत, विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है, तो द्रुत, विलंबित और सवैया जो छंद है दोस्तों वह वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है, वर्णिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। द्रुत, विलंबित और सवैया वर्णिक प्रकार का छंद है। जिस छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। केवल वर्णों की गणना के आधार पर लिखे गए छंद को वर्णिक छंद कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकाक्ति का क्या अर्थ होता है। दोस्तों छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का जो अर्थ होता है वो होता है कि नीच व्यक्ति को, खराब व्यक्ति को, सुंदर व्यक्ति को अगर प्राप्ति हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बार बार जोक मारते हैं कि छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में हम लोग जाने। छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, लोकाक्ति का अर्थ है, अभी भी मैंने आपको बताया, नीचे को सुंदर वस्तु की प्राप्ति, शेष विकल्प असंगत है। वाक्य प्रयोग, मूर्ख पंकज को लॉटरी में 1 लाख रुपये मिले, तो यह वही कहावत चरितार्थ हो गई कि छुछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। मतलब वो मूर्ख था, वो कभी 1 लाख का हकदार नहीं था। अब उनको आप 1 लाख रुपया मान के चलिए, कोई लॉटरी लग गया या कहीं से आ गया, तो इस कंडीशन में हम लोग इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार का बात किया जाए कि पहचान का नियम अगर बोला जाए, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय का ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कुछ समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आया हूँ ना आपको समझाने के लिए। इस दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको याद रखना है कि जब भी आपको कहीं मनु शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, या जनु शब्द दिख जाए, या जनहु दिख जाए, या जानो दिख जाए, या मनहु दिख जाए, या मानो दिख जाए, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या आपको दिखा, तो इस वाक्य में हमको मानो दिखा, तो हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में जनो, जनहु, मानो, मनो, मनुहु, तो इनमें हमको जानो मानो दिख गया, तो मानो दिख गया, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घर बसाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। दोस्तों घर बसाना मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है, विवाह करना होता है। क्या होता है, विवाह करना होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विवाह करना। रमेश के माता पिता ने कहा कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ फिर घर बसाना। इसका वाक्य में पूछेगा घर बसाना का क्या वाक्य प्रयोग करें, तो वाक्य में आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, कौन सा वाच्य है। तो रेखा द्वारा भैया मेहंदी लगाई जाती है, तो रेखा कोई काम कर रही है, तो हम बोलेंगे कि यह कर्मवाच्य है। तो ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
कर्मवाच्य के बारे में जाने। इसमें क्रिया का संबंध कर्म से होता है और कर्म की प्रधानता वाले इन वाक्यों में कर्म कर्ता की स्थिति में होता है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है। कर्म के लिए वचन और पुरुष के आधार पर क्रिया में परिवर्तन होता है। इसमें एक से अधिक क्रिया पदों का प्रयोग होता है। इसको मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में 23 नंबर में, अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थ हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? तो पीछे जस्ट मैंने आपको बता के आया हूँ दोस्तों, रूपक अलंकार होता है जहाँ एक ही शब्द का अनेक अर्थ होता है। तो पीछे मैंने आपको बताया था। तो चलिए कि जैसे कि जब से आँख लगी है तब से आँख न लगी है, कहने का मतलब जैसे प्रेम हुआ है तब से मैं सो नहीं पाया हूँ। तो एक ही शब्द का आँख का अर्थ क्या निकला, अलग निकल गया, आँख अलग। तो उसी प्रकार यहाँ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर देखिए, ये पानी का अर्थ अलग है, ये पानी का अर्थ अलग है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि यहाँ एक ही पानी का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। पानी का 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है जिसका मतलब विनम्रता। दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक होता है। तीसरा अर्थ जल से है जो हम लोग पीते हैं, जिसे चूने से जोड़कर दर्शाया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, क्योंकि पानी का अर्थ अलग अलग निकल रहा है तो ऐसे कंडीशन में रूपक अलंकार होता है। चलिए अगला है, अभिधा और लक्षणा की सीमा के बाहर पड़ने वाले अर्थ को जो शक्ति व्यक्त करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग व्यंजना कहते हैं। और व्यंजना के 2 भेद होता है, एक होता है शाब्दिक व्यंजना और एक होता है अर्थ व्यंजना। अमिधा और लक्षण की सीमा के बाहर पड़ने वाली अर्थ को जो शब्द व्यक्त करती है उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे अगर कहे मुर्गों ने बांग दी और गंगा में गाँव है। नेक्स्ट है, धनहीन में कौन सा समास है? दोस्तों धनहीन में क्या हो जाएगा? धनहीन में दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर धनहीन का अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? धन से हीन। कोई यही नहीं बोलेगा धनहीन है कोई व्यक्ति, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति धन से हीन है। दोस्तों अगर वो धन से हीन है तो क्या हो गया कि यहाँ पे अलग हो रहा है, मतलब धन से वो अलग है। तो हम लोग जब भी अलगाव का सेंस आता है तो हम लोग को पता है कि अपादान कारक होता है, इसलिए पूछेगा धनहीन में कौन सा समास है? तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल उसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें जो अलंकार होगा मधुर मधुर, इसमें जो अलंकार होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार की अगर बात किया जाए तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और अर्थ समान हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जहाँ मधुर मधुर, देखिए दोस्तों मधुर मधुर मतलब क्या होता है? एक ही शब्द है लेकिन अर्थ उसका क्या होता है? समान होता है। वहाँ पे अलग हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है? समान हो रहा है। तो आपको क्या बताना है कि अनुप्रास अलंकार है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस पंक्ति में जो अलंकार हो जाएगा कौन जाएगा? व्यंजना है। क्या है? अच्छा अलंकार नहीं पूछ रहा है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना। अलंकार पूछता तब आपका हो जाता रूपक अलंकार। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रमगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो रमगन में कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। चलिए गण का अर्थ समूह है कि समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। गणों की संख्या पूछे कितना होता है? 8 होता है। कौन होता है? यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। यही 8 है। राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता, वाक्य का प्रकार है। तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है? दोस्तों संकेत दे रहा है कि आपको डायरेक्शन दे रहा है कि अगर आपने अच्छा किया होता तो आपके साथ अच्छा होता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर संकेत दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पंचम शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा पम जोड़ चम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पम जोड़ चम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है दोस्तों ये रहा आज के टोटल 30 हिंदी व्याकरण के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और इससे आगे मैं जीके जीएस के कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है
लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए नए वीडियो लेकर के रहता हूँ। काफ़ी शानदार वीडियो रहता है और बहुत क्लास का PDF दोस्तों आपका अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर। आप वहां से वीडियो का PDF ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप उन पर क्लिक कीजिए और सीधा चले जाइए टेलीग्राम चैनल पर, उनको आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो देर किस बात की, अभी जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो समय समय पर पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।